जी, प्रोग्राम में खुशामदीद। बेल्स ऑफ आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप स्पेशल। आज के मुकाबलों पर हम बात कर रहे थे। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड पर आपने बरशन कबीर का तफसीली मौक़िफ़ सुना जो हमें ज्वाइन किया उन्होंने ढाका से। हमने बांग्लादेश के स्ट्रक्चर पर भी बात की थी, इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। काफ़ी साउंड स्ट्रक्चर है और उसमें एक बात पर मैं बात ख़त्म करूँ कि उनके जो साबिक खिलाड़ी हैं मुस्तनद, उन्होंने मदद की है। अतहर अली ख़ान हो, उनके अलावा खालिद मशहूद हो, उनके अलावा अकरम ख़ान हो जो उनके कप्तान थे, इन सब ने और कुछ और लोगों ने मिलकर वो स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि अब वो खिलाड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं एक के बाद एक बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। शकीब उल हसन को आप ले लें या तमीम इकबाल को ले लें, सोमिया सरकार को ले लें, आप रस्कीन को ले लें जो कि इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर्स उनके पास आते जा रहे हैं। बॉलिंग में उनके पास जो उनके कप्तान हैं मुशरफी मुर्तज़ा, वो एज अ लीडर जिस तरह से काम कर रहे हैं वो भी काबिल सिताइश है। अब अगर दूसरे मैच की तरफ आएँ, साउथ अफ्रीका और उसके भारत का जो मुकाबला, तो भारत को इतना रिलैक्सेशन क्यों दिया है? भारत को, हाँ ये एक अच्छा मौका है, ये है पॉइंट। और इस पर मैं जवाब दे दूँ, जो आईसीसी का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मौका है, भारत की टीम दरअसल वहाँ एक लोधा कमीशन बना था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बनाया था, और उसके अंदर ये डायरेक्टिव्स हैं कि भारत की टीम को आईपीएल के बाद कम से कम 15 रोज़ का इन प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाए। सर्टन पीरियड का एक रेस्ट उसमें रेकमेंड किया गया है। तो आईसीसी का कहना यह है कि हम किसी मेंबर बोर्ड को उनके मुल्क की सुप्रीम कोर्ट या हायर किसी अदालत के ख़िलाफ़ जाने पर मजबूर नहीं कर सकते। तो वही अदालत का जो मौक़िफ़ है, वही जो लोधा कमेटी का मौक़िफ़ है, उसको सामने रखते हुए आईसीसी ने इतना वक्त दिया है भारत को कि वो आईपीएल के बाद और अपने पहले मैच से कबल इनको एक विंडो मिल जाए इन द नेम ऑफ रेस्ट, इन द नेम ऑफ द डायरेक्टिव्स दैट वर गिवन बाय द लोधा कमेटी और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ये इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। आपने क्लियर कर दिया, वरना लोगों को बड़ी तशवीश थी इस बात पे। चलें, अगर ले लिया रेस्ट तो ले लिया, तो उसका दूसरा मौक़िफ़ ये भी ले लेना कि उनको अभी तक प्रैक्टिस नहीं मिली है, अभी तक वो गेम में इन नहीं हो सके, लेकिन अब वो गेम में इन होंगे और उनका मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका के साथ। साउथ अफ्रीका की टीम 2 मैच हार चुकी है। पहले साउथ अफ्रीका पे बात करें, 2 मैच हार चुकी है, मेन प्लेयर्स हार चुकी है। लेटेस्ट इंजरी जो उनको लगी, जो उनको डेंट लगा है, वो है डेल स्टेन का। बिल्कुल। तो कितना फ़र्क पड़ेगा? पहले तो कॉम्बिनेशन बनाने में कितनी मुश्किल होगी साउथ अफ्रीका। कॉम्बिनेशन देखें, सबसे पहले तो हाशिम आमला, अगर हाशिम आमला फिट हो जाते हैं, अगर वो टीम में कम बैक करते हैं वापस, तो फिर भी मोर और लेस टीम ओके है एक इस हिसाब से। मगर जो इनके सीनियर प्लेयर हैं, फाफ डु प्लेसी, डोमिनी, हाशिम आमला और डिकॉक, दे हैज़ टू परफॉर्म। अगर ये परफॉर्म करेंगे तो साउथ अफ्रीका एक हेल्दी टोटल अगर देता है इंडिया को, तो चांसेस साउथ अफ्रीका के ब्राइट हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका 2 मैचेस खेल चुका है, इंडिया अपना फर्स्ट मैच खेल रहा है। इंडिया, जहाँ तक इंडिया की बात करें, क्योंकि मैच हो रहा है हैम्पशायर में बॉलिंग लाइन में साउथ अफ्रीका के पास, क्योंकि इमरान ताहिर हैम्पशायर काउंटी से 2 सीज़न खेले में, उस ग्राउंड की अवेयरनेस उनको बहुत है। तो स्ट्राइक बॉलर मैं अभी भी कहूँगा, क्योंकि आईपीएल खेल के आ रहे हैं, इमरान ताहिर भी, फाफ डु प्लेसी भी, डोमिनी भी, जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं वो ज़्यादातर इंडियन बॉलर्स को अपना आईपीएल में खेल के आए हुए हैं। तो डिकॉक ने भी काफ़ी रन किए हैं, तो इतनी मुश्किल होगी नहीं उन बैट्समैनों को अपनी फॉर्म रिटेन करने के लिए, दोबारा कम बैक करने के लिए। अगर ये परफॉर्म करते हैं सारे, हाशिम आमला, फाफ डु प्लेसी और डोमिनी ख़ास तौर पे। डोमिनी को काफ़ी मैचेस हो गए हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं किया है। अगर ये स्ट्राइक करते हैं और साउथ अफ्रीका 300 प्लस करता है, तो इंडिया को डिफिकल्ट। 300 प्लस तो खैर वो उस वक्त करेंगे ना जब उनकी पहले बैटिंग हो। देखना होगा कि साउथहैम्पटन में टॉस क्या रंग दिखाता है, क्या करता है। लेकिन इंडिया की टीम को अगर देखें, साउथ अफ्रीका के अपने मसाइल हैं, लेकिन आपने एक अच्छा पॉइंट दिया कि वो इन प्लेयर्स के ख़िलाफ़ खेले हुए हैं रिसेंटली आईपीएल में, तो इसका उनको फ़ायदा होगा। लेकिन प्रेशर 2 शिकस्तों का उनके सर पे है, मेन प्लेयर्स के बाहर होने का भी उनके सर पे है, लेकिन अभी टूर्नामेंट में काफ़ी उनके लिए मैचेस बाकी हैं। भारत की टीम का कॉम्बिनेशन तो आपको ऑन पेपर मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, अगर वन ऑफ दी स्ट्रॉन्गेस्ट भी कह सकते हैं। इंग्लैंड के साथ इवन पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन ऑन पेपर बेहतरीन है, तो ये वन ऑफ द टॉप 3 टीम्स तो है। देखिए, इंडिया भी स्ट्रगल कर रही है, ओपनिंग पार्टनरशिप उनकी भी इतनी फॉर्म में नहीं है। शेखर धवन और रोहित शर्मा ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, मतलब जो मेन पार्टनरशिप है, अगर अर्ली ऑन शेखर धवन दोबारा आउट होते हैं या रोहित शर्मा की विकेट मिलती है, तो मिडिल ऑर्डर उनका परफॉर्म कर रहा है काफ़ी अरसे से। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप साउथ अफ्रीका स्ट्राइक करता है अर्ली ऑन, तो मिडिल ऑर्डर को भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। विराट कोहली हैं, महेंद्र सिंह धोनी फॉर्म में है, मगर
अगर ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी इंडिया की जाती है तो इंडिया पोस्ट कर सकता है। लेकिन शंकर भी उन्होंने एक नया प्लेयर डाला था। राहुल है, नहीं शंकर को, क्या राहुल नहीं शंकर भी है ना, एक जो नया प्लेयर जो वो लेके आए थे, जिसको वो कह रहे थे कि वो यूटिलिटी प्लेयर है और वो ऐसा प्लेयर है जिसको 3 डायमेंशनल प्लेयर, जो उनके कोच, उनके सेलेक्टर और उनके कोच ने कहा था। ये 3 डायमेंशनल, वैसे याद आ गया मुझे, पाकिस्तान के कोच ने भी ये टर्म इस्तेमाल की, श्रीलंका के जो सेलेक्टर्स थे उन्होंने भी ये टर्म इस्तेमाल की। व्हाट इज़ एज कोच आई एम आस्किंग यू 3 डायमेंशनल प्लेयर, मतलब आप 3 ग्राउंड के 360 मैंने पहले ही बताया था एंगलों पे खेल रहा है, ठीक है, और वो कंडीशन के हिसाब से खेलना आता है, वो पावर हिटिंग भी कर सकता है और सिंगल डबल रूटीन क्रिकेट भी खेल सकता है। तो वो 3 डायमेंशनल प्लेयर उसी प्लेयर को कहते हैं जो हर जगह शॉट खेल सके और अपने आप को एडॉप्ट कर सके और एंड में जाके सिक्सेस भी मार सके, हिटिंग भी कर सके। अच्छा, एक और टर्म आई, क्योंकि आप कोच हैं, जैसे कुशाल परेरा के बारे में कहा, श्रीलंका के जो बैट्समैन हैं उनके कोच ने कहा कि ये गन बैट्समैन, ये गन बैट्समैन क्या होता है? गन बैट्समैन, गन प्लेयर। जैसे पाकिस्तान में PSL में कोयटा ग्लैडिएटर के एहसान अली जो थे, एहसान अली, उनके बारे में कहा जा रहा था गन प्लेयर है। मतलब क्या फोर्सफुल शॉट खेलते हैं, क्या वजह है? गन प्लेयर, आप गन से आप खुद मतलब निकाल सकते हैं कि मतलब ये स्ट्राइक करते हैं, मतलब ये रुकते नहीं, कोई भी जैसी भी कंडीशन हो, जो भी हो, अपने शॉट्स खेलते हैं, पावरफुल प्लेयर हैं और स्ट्राइक करते हैं, बॉलर को प्रेशर में रखते हैं। तो इस वजह से कहते हैं अक्सर बैट्समैन होते हैं टाइम लेते हैं, इनको अगर पहली बॉल भी मिलेगी तो वो मार देंगे छक्का, चाहे मैच का पहला बॉल हो, टूर्नामेंट का पहला बॉल हो, दे डोंट केयर अबाउट दैट, जो वो अब बॉल को मेरिट पे खेलते हैं। जब उनके जोन में हुआ तो उन्होंने फोर्सफुली शॉट खेलना है। ये क्रिकेट में नई नई चीज़ें आती जा रही है ना। पहले तो अब ये 360 हमारे सामने एक आया कि 360 प्लेयर होता है, AB डिविलियर्स, जी जी, फिर ये आ गया गन प्लेयर, फिर ये आ गया 3 डायमेंशनल प्लेयर्स। लोकल सतह पे कुछ इस तरह प्लेयर्स के ना होते हैं, कुछ इशारत इस तरह के इस्तारे इस्तेमाल होते हैं, इस तरह की यूँ कहें कि इस तरह की क्या मैं इसको लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, तो इस तरह के नाम दिए जाते हैं। बिल्कुल नाम दिए जाते हैं, हमारे पास भी जूनियर सतह पे भी ऐसे प्लेयर होते हैं जो चारों तरफ खेलते हैं, लेकिन कुछ खास किस्म के नाम, जैसे किसी प्लेयर को या किसी स्टाइल को एक आपने नाम दे दिया। ज़्यादातर तो जूनियर को आजकल जूनियर खुद अपने आप को स्टारों से मतलब कंपेयर करना शुरू करते हैं स्टारों से, मगर हम कभी भी कंपेयर नहीं करते। एज अ कोच मैं उसको उसकी हमारे कोच तो करते हैं। बाबर आजम को उन्होंने विराट कोहली से कंपेयर किया था। अच्छा, वैसे ये अच्छा है किसी को बड़े प्लेयर के साथ कंपेयर करना, आप कह दें कि ये विराट कोहली है या ये AB डिविलियर्स है या ये यूनुस खान है, इंजमामुल हक है, ये अच्छा होता है बुरा होता है? ये बताइएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। इस एस्पेक्ट पे हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट अगर आप देखें तो इस तरह से उसको एक तरह से नुकसान काफ़ी हुआ है कि जिस बड़े प्लेयर के साथ किसी जूनियर को हमने मिलाया, सुहेब मकसूद रीसेंट एग्जांपल है, उसके बारे में कहा गया कि इंजमामुल हक हैं। उसके बाद फिर उससे पहले उमर अकमल के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, अहमद शहजाद के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया, अब बाबर आजम के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ तक कि जूनियर लेवल पे जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में लड़के खेले, उनमें से किसी एक प्लेयर को उठा के इस दौर के सबसे बड़े बैट्समैन के साथ उसका कंपैरिजन किया गया। ये अच्छा है, बुरा है, मुनासिब है, क्या है? आफ्टर दिस ब्रेक। जी, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद, एक मरतबा फिर आप सबको ईद मुबारक, और एक मरतबा फिर हम अपने यूजुअल बिज़नेस की तरफ जा रहे हैं। मोहम्मद मसरूर मेरे साथ हैं। आप मसरूर ये बताइए जनाब, पहले तो ईद की बहुत मुबारक हो। आपको भी आसिफ भाई ईद की बहुत बहुत मुबारक, और तमाम पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तानी टीम को ईद मुबारक। चलें, पाकिस्तान और पाकिस्तान के गिरदोनवा में रहने वाले दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारक। अब आ जाएँ जनाब, कल के मैच से शुरू करते हैं जल्दी जल्दी हम। अफ़गानिस्तान की टीम वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका की टीम एक मैच बुरी तरह से, मतलब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, आ गए, बारिश भी रुकी, लेकिन कहाँ आपके ख्याल में गलती हुई? पहले तो आप श्रीलंका की अगर बैटिंग का जायज़ा लें तो आपके ख्याल में नबी ने आके एक मौके पर एकदम बिल्कुल ही उनको रोक दिया था। 3 आउट, मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम आ रहा है। ओपनिंग तो पार्टनरशिप तो उनकी अच्छी हुई एज़ यूजुअल, जो नबी ने एक ओवर में 3 आउट किए, जिसमें मैथ्यूज़ को पहले भी ये बात जिक्र कर चुके हैं, मैथ्यूज़ हैज़ टू परफॉर्म। अगर मैथ्यूज़ मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म नहीं करते तो श्रीलंका स्ट्रगल करेगा। एट दी एंड यही हुआ कि जितना भी रन हुआ, और ये अफगानिस्तान के फेवर में गया है कि बारिश हो गई और डकवर्थ लुइस आया तो 41 ओवर्स में 201 रन का टारगेट मिला।
अफगानिस्तान को। स्टार्टअप हो ही गया, मगर ये विकेट वैसी नहीं थी जो अफगानी बैट्समैन जो गेम खेल रहे थे। माना पावर हिटिंग, हर शॉट की तरह बॉल सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था। उनको चाहिए था कि यहाँ पे थोड़ा टाइम लेते और फिर उसके बाद स्कोर को देखते, क्योंकि एवरेज उनका 4.5 का एवरेज था, जो आगे भी पूरे मैच में इतना ही चलता रहा। स्ट्रोक्स खेलते रहे, विकेटें गंवाते रहे। और श्रीलंका को बॉलिंग लाइन, प्रदीप स्पेशली और मलंगा ने स्टार्टअप जो है ना, नया बॉल इतना अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से स्कोर होता रहा उस पर। मगर एंड ऑफ द डे मलंगा ने अपनी क्लास शो की और श्रीलंका ने शो किया कि वो वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं। उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन परफॉर्मेंस करके दी सेकंड इनिंग में और अफगानिस्तान को शिकस्त दी। चले, 2-3 बातें आपने यहाँ की। मलिंगा पे ख़ास तौर से जो उसका यॉर्कर वाला एलिमेंट है, उस पर मैं बात करूँगा कि ये प्रैक्टिस से आता है या इसके एक्शन में इसको मदद मिलती है। इस पर चले, इसी से बात शुरू कर देते हैं। इतना परफेक्ट यॉर्कर, बिल्कुल जैसे होना चाहिए वैसे वो कर रहे हैं, तो उसका एक्शन से उसको मदद मिलती है या कोई और प्रैक्टिस खास वो करते होंगे इसका? नहीं, देखें, हर जैसे बैट्समैन का एक सब शॉट होता है, फेवरेट शॉट होता है, ठीक है। मलंगा की क्लास थी स्लोअर वन और यॉर्कर्स। शुरू से ही उनकी जो प्रैक्टिस थी और जो नेचुरल थिंग था, उनकी यॉर्कर्स बहुत अच्छी थी। जब वो प्राइम पे भी थे, इसीलिए मशहूर थे। डेथ ओवर में यॉर्कर्स करते थे, ना रन देते थे और टेल को वो फ़ौरन आउट कर देते। इसी तरह इस मैच में भी यही हुआ। मलिंगा ने स्टार्टअप इतना अच्छा नहीं लिया। उन पे मेरे ख्याल से 5 या 6 रन के एवरेज से रन बन रहे थे। उनको हर ओवर में 2-2 बाउंड्री उनको कंसीव हो रही थी। मगर लेटर ऑन जब बॉल पुराना हुआ तो दोबारा कम बैक कैप्टन ने रिलाई किया अपने मोस्ट सीनियर बॉलर पे और उन्होंने पे ऑफ किया। डेफिनेटली प्रैक्टिस तो मलंगा हमेशा अपनी जो स्किल होती है उस पर करते ही रहेंगे। इतना बड़ा नाम है। थोड़ा दोबारा कम बैक किया है, ट्रेनिंग करके अनफिट हो गए थे, दोबारा वापस आए हैं, तो आपके सामने परफॉर्मेंस है उनकी। अच्छा, मलिंगा के हवाले से एक बात और बता दूं। एक प्रोग्राम में टॉम मूडी बात कर रहे थे, जो फॉर्मर कोच हैं श्रीलंका की टीम के, तो उन्होंने ये कहा था कि ये मलिंगा जब नए आए थे तो ये एक्शन की वजह से स्लोअर गेंद के लिए इन्होंने कहा था कि इसको किस तरह से करें। तो इसने कहा था कि इस एक्शन की वजह से मैं स्लोअर वन नहीं कर पाऊँगा। और जब इन्होंने ट्राई की स्लोअर वन की तो वो दूसरे नेट में जाके गेंद गिरा था। तो वहाँ से फिर मलिंगा, और ये 2004-2005 की बात है, फिर वहाँ से मलिंगा ने डेवलप किया। और जो यॉर्कर्स की बात है, वो जब प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती थी, टॉम मूडी ने कहा, तो उसके बाद फिर ये अपना यॉर्कर का सेशन करते थे। और जहाँ बैट्समैन के पैर होते हैं वहीं ये बूट्स बैट्समैन के रखते थे और ये इस तरह प्रैक्टिस करते थे। तो ये तरीका उनका रहा। हम प्रोग्राम में हम बात और भी मैचेस की करेंगे। इस अफ़गानिस्तान वाले मैच की तरफ मैं आऊँगा, लेकिन आज बांग्लादेश ने भी मैच खेलना है और बांग्लादेश का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। कैसी तैयारी करेंगे? हमें बांग्लादेश से हमारे साथ, देखिए, ये मैच दोस्त है, ओवल में हो रहा है, तो बांग्लादेश यहाँ पे मेरे हिसाब से स्ट्रगल करेगी। न्यूजीलैंड को थोड़ा एज है, क्योंकि बाउंसी ट्रैक होता है, न्यूजीलैंड हैबिचुअल है इन ट्रैकों पे खेलने की। ओके, आपका व्यू पॉइंट मैं लूँगा, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। लेकिन हमें बांग्लादेश के जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं इन ढाका राइट नाउ, एंड ही वर्क्स फॉर वन ऑफ द रिनाउंड टीवी चैनल्स देयर, NTV, मिस्टर बर्शन कबीर, वेलकम टू द प्रोग्राम। Thank you, Asif bhai. Thank you. Eid Mubarak to everyone. Eid Mubarak to you also. Your team are going to play the second game of this competition against the New Zealanders, and they are a very formidable side, you know that, and they are playing at the Oval. So my expert is saying that New Zealand have the upper hand on Bangladesh. So start from there. Do you think so as well? If you go by the stat, then obviously New Zealand has some edge over Bangladesh. There is no confusion on that New Zealand is on upper hand. If you look at the track record, they have beaten Bangladesh back in 2017, the bilateral series in the same point. And considering the fact, Bangladesh has beaten New Zealand as well back in 2017 in the Champions Trophy tournament. So if you consider the global tournament aspect, then Bangladesh has something to say about it. And traditionally New Zealand has some problem with against the spinner. So Bangladesh has strengthened their spin attack. It will be an interesting match. That's for sure. The stats and track record won't be a factor. But having said that, New Zealand has got some has their pace attack, fast bowling attack. They are very formidable one, the best quarter of New Zealand.
it will be difficult for Bangladeshi top order and middle order to negotiate that. If they manage to negotiate them for fast overs, then it will be easier for the rest batsmen to take the score into a decent one. It will be very interesting fight if Bangladesh manages to do that. But having said that, you know that there will be a overcut condition, and we have heard that Evan will be offered with some clincher today. So if it happens, then Bangladesh should be eyeing for winning the toss or go for the bowling. Otherwise, it will be one-sided affair. I think. Kabir, tell us something about the structure back home, because as you mentioned very in detail about the upcoming game. So let's see how Bangladesh play and how New Zealand counter them. But in view of the last game that Bangladesh played, the authority that was expressed by Bangladesh was just fascinating. I mean, Shakib played brilliantly. Mushfiq was there too. Yes, what amazing to see that Bangladesh have. No, my question Bangladesh is. has chopped out their plan. Yeah, my question is, in the past 3-4 years, Bangladesh have improved a lot. They have beaten Pakistan 4 out of 4, and they have probably, you have the structure back home like Dhaka Premier League, and you have BPL of course. What kind of a structure, what kind of a method you adopted in the past 3-4 years, which elevated Bangladesh cricket to this level? Yes, the thanks should be given to Bangladesh Cricket Board because they have introduced some extra facilities which was not in 5 or 6 years back. We have made a decent indoor facility which is up to the mark international level, and the players who used to rest for the off season like that rain season and other stuff, they now randomly practice there. And BPL, it has injected new blood in Bangladesh domestic cricket and Bangladeshi cricketers. They used to play with, under the roof. They used to play so many star cricketers from different countries, different part of the world. So it gives them some extra. How should I say? Build their confidence as well. And Dhaka Domestic League, it has been running since 1986. So it is one of the most attractive and lucrative tournament in our in subcontinent, I should say. I'm taking my own point to different level because Dhaka Premier League here watching a country play. So many Pakistani stars, Indian stars, and Sri Lankan stars used to come here and play. So it is one of the most exciting tournaments you have. In fact, elevated Bangladesh's experience. Yeah, it has elevated Bangladesh's performance to a different level, and Bangladesh Cricket Board had initiated so many new programs like HP, Elite HP, so that no players will pass their leisure time in their home. Okay, in fact, my expert has also played in Dhaka Premier League with Akram Khan, with Mashood, Khalid Mashood, and Athar Ali Khan, and he has been in touch with all those, and he is full of praise of the system back there. Hello Kabir, Eid Mubarak. Hello. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Is the same like the 4 pillars what I used to say about like Akram Khan, Farooq Bhai, Khalid Mashood, Shujan Bhai. These are the senior players who now are in the management of Bangladesh cricket team and in the development also. Are they doing the same work? Promoting youngsters and in under 19 circuit, under 16 circuit, like you guys beat Pakistan in a tour over there. Actually, these ex-captains, you named Akram Khan, he runs the cricket operations. He does that between the cricketing brain. Farooq Bhai is not there. He was the selector of Bangladesh cricket team, and he didn't continue. He had to quit his job. The saga for Chandika Hathrusi, and after one, another big name from Bangladesh cricket, Mirazul Abidin Mandur has taken the job. And it is very interesting that we do have 3 ex-international captains like Akram Khan, Naimur Rahman Dujai, Khalid Mahmood,
captain Bangladesh in different time. Yeah. But they are now in Bangladesh cricket board. They are the board directors and they are run like Khalid Mahmood Shooting is running the development section. Okay, Kabir, got your point. Kabir, we got your point. It has been a fabulous setup. This is what we discussed the other day as well. And thank you very much for throwing a light at length on the system. It's just wonderful. Before going further, Masroor, ये हम बात परसों भी कर रहे थे कि इस तरह से सिस्टम बनाया जाता है. आपने 4 प्लेयर्स अतहर अली, मशहूद, अकरम खान और आपने प्लेयर्स का नाम लिए, तो ये अच्छा हुआ कि वहाँ से भी एक चीज़ आ गई. हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक हम लेते हैं प्रोग्राम में और ब्रेक के बाद हम आते हैं तो हम बात करेंगे. भारत ने मैच खेलना है और भारत को एक बड़ा लंबा रेस्ट मिला है. क्यों मिला है? आफ्टर दिस ब्रेक. जी, खुशामदीद प्रोग्राम में. ईद की एक मरतबा फिर मुबारक. और बड़ा मैच है आज, जब बांग्लादेश की टीम खेलेगी न्यूजीलैंड से और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा भारत से. भारत की टीम इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ दिस कंपटीशन और पहला मुकाबला उनका होने जा रहा है. और नज़र आ रहा है पेपर के ऊपर कि वो टीम अच्छी है. विराट कोहली अगर आज जीत जाते हैं तो बहैसियत कप्तान 50वां वनडे वो जीत जाएंगे. एज कैप्टन अब वो शेडो से निकल आए हैं धोनी के और वो खुद अब ही इज़ कॉलिंग द शॉट्स. नहीं, धोनी के शेडो से तो अभी तक नहीं है. तभी धोनी टीम में है. इंडियन क्रिकेट बोर्ड तभी धोनी को बैक कर रहा है, जबकि ऋषभ पंत भी मौजूद थे, दिनेश कार्तिक को लेकर आए, मगर वो ग्रूम करते हैं आहिस्ता आहिस्ता. और धोनी को पूरा टाइम दिया जा रहा है कि विराट कोहली जब फुली इस्टेब्लिश हो जाए तो वो धोनी खुद ही रिटायर हो जाएंगे. नहीं, ये कप्तानी काम के साथ साथ सीखते हैं या कुछ कप्तान नेचुरल होते हैं? कुछ कप्तान नेचुरल होते हैं, ये तो कुछ टाइम के साथ सीखते हैं, कुछ नेचुरल एबिलिटी होती है उनके अंदर. कोहली जैसा प्लेयर जो कि फ्री फ्लोइंग खेलते हैं, अगर इन पे कप्तानी का बोझ हाथ हो गया, अब तो 50 वनडे की जीत के वो करीब पहुंच गए, लेकिन ये लगता है कि एंजॉय करते हैं इस तरह की जिम्मेदारी. ये इस टाइप के प्लेयर हैं. हाँ, एंजॉय कर रहा है तभी तो कप्तानी कर रहा है, वरना कप्तानी छोड़ के, क्योंकि उसका रिकॉर्ड एज अ बैट्समैन तो फिनोमिनल है ना. उसको आगे इन फ्यूचर तो वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ने की उस पर आ गया, वनडे के ख़ास तौर पे. तो वो एंजॉय कर रहा है तभी कर रहा है वो. अच्छा, हमारा कप्तान ऐसा लगता है एंजॉय नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल वो माइक से उनकी आवाज़ें बिल्कुल नहीं आ रही. क्या बात है, बिल्कुल बंद हो गई आवाज़ें. नहीं, ये अब ये प्रेशर लिया उसने, लोगों ने तनकीद भी बहुत की, तो उसने अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, मगर नेचुरल चीज़ें चेंज नहीं करनी चाहिए. आपकी परफॉर्मेंस मतलब वो बोलते रहे कि कहाँ बैठे हैं और कहाँ हैं, कट डाउन करें, दुआ कराई है और ये सब बोलते रहे. वो कट डाउन करें, मगर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें कि ऑब्वियस हो जाए, बिल्कुल ही खामोश. अच्छा, कैसे थे वो? क्योंकि आपने उनको मेरे ख्याल अंडर 13 से आप कंट्रोल कर रहे हैं उसको. अंडर 19 में वर्ल्ड कप भी वो जीत गया. आपने देखा तो होगा उसका जो ग्रेजुएशन है सरफराज की. जी, सरफराज शुरू से ही सरफराज ऐसी है. मतलब वो जब मैच खेल रहा होता है तो उसका भी सारी कंसंट्रेशन मैच में ही होती है, चाहे वो क्लब क्रिकेट का मैच हो, चाहे वो किसी जोन का हो या कराची से खेल रहा हो, वो मैच को बहुत हार्डकोर अंदाज में खेलता है. हम आ गए पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि अब इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच है उसमें तो जो होगा वो होगा. जब मैच होगा हम उस पर बात उसके बाद ही करेंगे. न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के मैच पे भी हम बात करेंगे. पाकिस्तान ने भी मैच खेलना है श्रीलंका से 7 जून को जुमे के रोज़ ब्रिस्टल में पाकिस्तान की टीम खेलेगी. तो थोड़ा थोड़ा हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से हम टच ज़रूर करें. तो अब हमारे पास वक्त भी अब 4-5 मिनट का बचा है. तो ये सरफराज के बारे में एक और साबिक कप्तान ने ये कहा था, राशिद लतीफ़ साहब ने, कि वो तो जब चाय पीने जाते हैं ना 4 लोग, तो वहाँ भी वो कप्तान होता है. तो उसका नेचर ही ऐसा है. डोमिनेटिंग नेचर होता है लोगों का, और उसने उसको रखा है. कप्तानी उसने जूनियर लेवल से ही करता है. क्लब का कप्तान रहा, पाकिस्तान 19 का कप्तान रहा, फिर डायरेक्ट पाकिस्तानी टीम का कप्तान बन गया. तो एक नेचर डेवलप हो जाती है. तो कप्तानी में कोई फ़र्क आपको नज़र आया? वो जो आखिरी मैच इंग्लैंड का खेला है, वहाँ आपको सरफराज मुख्तलिफ कप्तान नज़र आया गुज़िश्ता पूरे इस टूर के मैचेस के? देखें, एक दो चीज़ें उसमें फ्लॉस तो थोड़े से हुए. जब वहाब रियाज को विकेट के लिए अच्छी मुफ्ती लेकर आए तो उसको विकेट के लिए स्लिप लेनी चाहिए थी. 2 बॉलें कैचेस वहाँ से निकले. अगर आप किसी अपने स्ट्राइक बॉलर को लेकर आ रहे हैं, डजंट मैटर रन दे भी रहा है वो, मगर हमें उस टाइम चाहिए थी विकेट. अगर वो स्लिप लेते, बाद में जब निकल गया फिर आपने स्लिप ली तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हो. तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें नोट कर रहा है. थोड़ा प्रेशर था, उसकी वजह से वो रन देख रहा था कि बटलर चौके मार रहे हैं, छक्के मार रहे हैं, तो वो उसको अवॉइड करके सिंगल देकर उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हो कि दूसरे बैट्समैन पे अटैक करें. मगर आप हमेशा ये होता है कि आप जब स्ट्राइक बॉलर को लेकर आते हैं तो अटैक विकेट के लिए जाते हैं. जितने जल्दी आप आउट करेंगे
आपके चांसेस ज़्यादा ब्राइट होंगे। यही काम कल श्रीलंका ने अफगानिस्तान के साथ किया। अफगानिस्तान बैट्समैन अपने शॉट्स खेले जा रहे थे मगर उन्होंने 2 स्लिपें रखी हुई थी, 2 चौके मारते थे और आउट होते थे। असल में अफगानिस्तान की तो नेचर ऐसे है ना खेलने में, उनके शुरू के बैट्समैन भी जल्दी आउट हो गए। शहजाद भी आउट हो गया, जाजाई भी आउट हो गया था, अशमत भी आउट हो गया था, नबी इनफैक्ट 57 पे तो उनके 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी कोशिश तो की उन्होंने मैच बनाने की। लेकिन खैर अफगानिस्तान से भी हमारा मुकाबला होना है, हर टीम के साथ मुकाबला होना है। अभी श्रीलंका की टीम को हम काफ़ी तो अच्छे तरीके से एनालाइज तो कर ही रहे होंगे। ऑन पेपर अगर आप चलते चलते कहें इस वक्त की श्रीलंका की टीम, इस वक्त की पाकिस्तान की टीम, हम पल्ला है या किसी एक नहीं, पाकिस्तान को एज है, पाकिस्तान को एज किस शोबे में है? बैटिंग में देखें, बैटिंग में वहाँ पर भी बैटिंग पावर मौजूद है श्रीलंका में, ऐसा आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन फॉर्म में आते देर नहीं लगती। कुशाल परेरा इज अ गन बैट्समैन। डेफिनेटली आउट ऑफ फॉर्म होता। हमारा भी फ़खर अभी तक चला नहीं है। फ़खर अगर चल गया तो फिर आप स्कोर हमारा भी 350 प्लस ही होगा। अभी तो हमारा फ़खर जो हमारा गन बैट्समैन है वो नहीं चला। अगर हमारी गन चल गई तो फिर हमारी क्लैशनकोफ चल गई तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ खैर, अब ये आप बारूद से भरी बातें ना करें। गन को अगर उर्दू में कहना शुरू करें तो वो कुछ और सुनाई पड़ता है। जी, तो ऐसे प्लेयर तो नहीं है हमारे पास। नहीं, ऐसे प्लेयर नहीं है माशाल्लाह, टीम बड़े ज़बरदस्त। अच्छा, अभी भी 2 लड़के ऐसे बैठे हुए हैं बेंच पे, शाहीन को और हसनैन को। आपको कहीं लगता है कि कहाँ मौका देना चाहिए? एक तो जनरल थ्योरी तो ये होगी कि आप सिक्योर हो जाएं, उसके बाद आप मौका दें, लेकिन वो शायद लेट ना हो जाएं। खिलाना चाहिए इस टूर पे, या उनके लिए ये लर्निंग कर्व ही बहुत है कि वो इस इन्वायरमेंट को फील कर लें? देखिए, दोनों वैसे तो खेल चुके हैं, डेब्यू कर चुके हैं। शाहीन तो काफ़ी वनडे खेल चुका है, बट वर्ल्ड ये कप कि की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में अगर ये ना भी खेलते हैं, बेंच स्ट्रेंथ, अब पाकिस्तान के पास फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ मजबूत है, जो खेले हुए भी हैं और यंग गन्स भी हैं, पेस अटैक भी पीछे बैठा हुआ है। वरना पहले अगर वहाब रियाज की एंट्री नहीं होती तो इन दोनों में से कोई एक खेल रहा होता या जुनैद खान खेल रहा होता। तो ये ऑन एंड ऑफ खेलते हैं। अभी कॉम्बिनेशन बना हुआ है, बहुत लंबा टूर्नामेंट है, बहुत लंबे मैचेस हैं। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो डेफिनेटली शाहीन शाह या हसनैन में से कोई किसी की एंट्री होगी, और फिर उनकी लक है किस तरह वो उस प्रेशर को कोप करते हैं। क्योंकि आपका बॉलिंग का कॉम्बिनेशन, अगर मलिक किसी तरह बॉलिंग करते रहे, हफीज़ तो डेफिनेटली करेंगे, शादाब भी है, 3 तो आपके पास स्पिनर्स पक्के। इमाद बैठे हुए हैं बाहर, तो वो भी एक, आपने ठीक कहा कि आपकी बेंच ऐसी है कि बेंच भी काफ़ी मजबूत आपकी नज़र आ रही है। ये अच्छा साइन होता है किसी बड़ी टीम के लिए कि बेंच भी मजबूत है, कि आपको कोई ये नहीं कि यही 11 खेलने। जो हमने पिछली सीरीज़ खेली उसमें मोर और लेस 11 या 12 चले, तो फिर आप एक बात तो तस्लीम कर लेना कि इंजमामुल हक ने काम तो किया है ना भाई। इंजमामुल हक ने बिल्कुल काम किया है। आप तो करते हैं, लेकिन सबको बाकी जो साथ में जो लोग हैं, एक तो टीम के 11 लोग खेलते हैं, बेंच पे लोग बैठते हैं, कोचिंग स्टाफ है, फ्रॉम दी हेड कोच, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, स्ट्रेटजिस्ट, एनालिस्ट, कैप्टन, वाइस कैप्टन, सीनियर प्लेयर्स, बोर्ड ऑफिशल्स। तो ठीक है, फिर जब तनकीद होती है, जब हारते हैं आप, तो सब पे तनकीद का मलबा गिरता है। जब आप जीत रहे हैं तो ये सारे लोग भी उस जीत के जो मेमार हैं उन लोगों में वो शामिल हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आज के 2 मुकाबले एंजॉय कीजिए, उसके बाद फिर हम एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर होंगे 1 बजे कल, और हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ के मैचेस पे और उस रोज़ के होने वाले मैचेस पर भी। एक मरतबा फिर ईद मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।